Okay, today's topic is principles of insurance. Okay, now see here, first one, principle of utmost good faith. Okay, now see here, अभी good faith यहाँ पे बोला है. Good faith means आपको जो भी इंश्योरर होगा और इंश्योर्ड होगा तो दोनों को क्या होना चाहिए, फेथ होना चाहिए. In all types of insurance contracts, both the parties must have utmost good faith towards each other. Both parties, huh? Which one? Both party, insurer and insured. Utmost good faith is one basic and primary principles for insurance. Good faith is one basic and primary principles of insurance. The insurer and insured must disclose all material facts clearly, completely and correctly. क्या बोला यहाँ पे? The insurer and insured must disclose all material facts clearly, completely and correctly. जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो देनी चाहिए. The insured must give to the insurer complete, true and correct information about the subject matter of insurance. यहाँ पे क्या बोला है? The insured must give to the insurer complete, ट्रू एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस. जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी आप निकालने वाले हो तो उसके बारे में आपको कंप्लीट, ट्रू, ठीक है, और करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए. दस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी मेड इन गुड फेथ. तो ये क्या हो सकता है, जो भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो बन सकता है, मस्ट बी मेड इन गुड फेथ. देयर शुड बी नो फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और सीक्रेट ऑफ एनी काइंड. यहाँ पे कुछ फ्रॉड नहीं चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए और कोई सीक्रेट नहीं होना चाहिए. मीन्स आप एग्जांपल के लिए बोल सकते हो, सपोज आप लाइफ इंश्योरेंस के कोई भी पॉलिसी निकालिए, ठीक है, आपने पॉलिसी निकाली, कुछ डेथ वगैरह हो गई और उसके बाद आप क्लेम कर रहे हो, ठीक है, क्लेम करने के बाद आपने कुछ सीक्रेट छुपाया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आपके सर्जरी हो चुकी है वगैरह वगैरह जो भी होगा, ठीक है, आपने बताया नहीं कि सर्जरी, हार्ट सर्जरी हुई है, तो आपको जो भी आप क्लेम करने वाले हैं तो आपको उसके अगेंस्ट में कंपनसेशन मिलने वाला है क्या? नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपने सीक्रेट बात रखी है और एक टाइप का फ्रॉड भी किया है, ठीक है. इसलिए प्रिंसिपल कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. जो भी आपको इंफॉर्मेशन देनी है अबाउट सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, वो आपको यहाँ पे कंप्लीट देनी चाहिए, करेक्ट एंड टोटल इंफॉर्मेशन. सी हियर, number 2, principle of insurable interest. Principle of insurable interest. Insurable interest means some financial interest in the subject matter. अब यहाँ पे क्लियरली दिया पहले लाइन में, देखो, insurable interest means what? Some financial interest in the subject matter. ठीक है. The insured must have insurable interest in the subject matter of insurance. यहाँ पे क्या बोला है? The insured मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट. इंश्योर्ड मीन्स जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी निकालने वाला है, ठीक है, दे हैव टू इंटरेस्ट, ठीक है. सी, इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स. विच वन? इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ठीक है, जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है इट इज एप्लीकेबल टू ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स. इट इज सेड टू हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर when the existence of that subject matter puts the insured in financial benefit. यहाँ पे क्लियरली दिया है, सुनो. इट इज सेड टू हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट मैटर when the existence of that subject matter puts the insured in financial benefit, whereas non-existence of subject matter put him into financial loss. उसके अगेंस्ट में होगा. See next एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, अ पर्सन हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन हिज ओन लाइफ एंड हिज प्रॉपर्टी. ठीक है, पहला एग्जाम्पल क्या दिया है? अ पर्सन हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन हिज ओन लाइफ एंड हिज प्रॉपर्टी. सेकंड दिया है, अ वाइफ हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ हर हस्बैंड. अ वाइफ हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट, हाँ, ठीक है, इन लाइफ ऑफ हर हस्बैंड. थर्ड दिया बिजनेसमैन, अ बिजनेसमैन हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द गुड्स ही डील्स विद एंड इन द बिजनेस प्रॉपर्टी. ठीक है. इन लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योरेबल इंटरेस्ट रेफर्स टू द लाइफ इंश्योर्ड. इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ टेकिंग अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. ठीक है, क्या बोला यहाँ पे? लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योरेबल इंटरेस्ट रेफर्स टू द लाइफ इंश्योर्ड. ओके, इट इज रिलेटेड टू लाइफ, यहाँ पे क्लियरली दिया है. एंड इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ टेकिंग अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. दिस इज अबाउट लाइफ इंश्योरेंस. नाउ सी मरीन एंड फायर. In fire and marine insurance, the insurable interest must be present at the time of taking policy
and at the time of occurrence of the loss. This is about fire and marine insurance. Third one, principle of indemnity. Principle of indemnity. This principle is not applicable to life insurance. Which one? Principle of indemnity. I repeat once again. This principle is not applicable to life insurance. This principle is applicable to fire, marine and general insurance. ठीक है, which one? Indemnity. This principle is applicable to fire, marine and general insurance. ठीक है, this is not applicable for life insurance. Life insurance के लिए नहीं है. Which one? Indemnity. ठीक है, अभी आपको ये फिल्म में भी पूछ सकते हैं, ट्रू और फॉल्स में भी पूछ सकते हैं. Okay, the object of every insurance contract is to place the insured in the same position after the occurrence of the loss. As per the principle, the insured will be entitled to recover compensation from the insurer, which is equal to the amount of actual loss sustained by the insurer. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है? As per the principle of insured will be entitled to recover compensation. Compensation जो भी होगा recover करने के लिए from the insurer. From the insurer means जो कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी दे रही है, which is equal to the amount of actual loss. क्या बोला यहाँ पे? Which is equal to the amount of actual loss. जो भी actual loss होगा उसके equal होगा, sustained by the insurer. Example, if a person has insured his property for rupees 3 lakhs, okay, क्या बोला है? If a person has insured his property for rupees 3 lakhs and it is destroyed by fire and actual loss is worth rupees 2 lakh, then he will be paid the actual loss of rupees 2 lakh. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोला है? Person has insured his property for 3 lakhs. Property 3 lakh की उसने इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली है. एग्जाम्पल, हाँ, destroyed by fire actual loss is rupees 2 lakh. Actual loss कितना हो गया? 2 लाख. Then he will be paid the actual loss of rupees 2 lakhs. Okay, if he would have got compensation of rupees 3 lakhs, अगर उसको 3 लाख मिलते हैं, ठीक है, then he would get a profit of rupees 1 lakh. अगर उसको 3 लाख रुपए मिलते हैं तो उसको 1 लाख क्या होगा? प्रॉफिट होगा. वो क्या होगा? विच इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल. और जो 1 लाख जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा? विच इज द अगेंस्ट द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल के वो अगेंस्ट होगा. वो ऐसा होता नहीं है एक्चुअली. एग्जाम्पल के लिए बोला है. फोर्थ वन, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन. See here, this principle is applicable to all contracts of indemnity. क्या बोला है? This principle is applicable to all contracts of indemnity. All contracts of indemnity. Yeah. As per this principle, after the insured is compensated for the loss due to damage of the property insured, then the right of ownership of such property passes on to the insurer. ठीक है? Once again I repeat. As per this principle, after the insured is compensated, after the insured is compensated for the loss, ठीक है, जो लॉस के लिए कंपनसेशन करेगा ड्यू टू डैमेज ऑफ द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड, जो भी प्रॉपर्टी इंश्योर्ड उसने की होगी, ठीक है, व्हेन यू टेक द पॉलिसी एट द टाइम, देन द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी पासेस ऑन टू द इंश्योरर. ठीक है, ओनरशिप किसको पास होती है? पासेस ऑन टू द insurer. Principle is applicable only when the damaged property has any value after the event causing the damage. ठीक है, which principle? Principle of subrogation. Okay, this principle is applicable only when the damaged property has any value, जो भी कुछ damaged property को होगी after the event causing the damage. See your example. Mr. A owns a two-wheeler. The vehicle was stolen and subsequently Mr. A filed a complaint in local police station. Upon receiving report from police, the insurance company compensated fully Mr. A for the loss of the vehicle. ठीक है, अभी एक के पास एक टू व्हीलर है और वो टू व्हीलर जो भी व्हीकल होगी वो चोरी होगी. ठीक है, तो मिस्टर ए ने क्या किया? एक कंप्लेंट FIR कर दी पुलिस स्टेशन में. ठीक है, after that some report, after receiving report, insurance company compensated fully Mr. A. अबे इंश्योरेंस कंपनी को रिपोर्ट मिलने के बाद जो भी कंपनसेशन होगा मिस्टर ए को दे दिया. उसके बाद क्या हुआ? सी लेटर ऑन द स्टोलन व्हीकल वाज रिकवर्ड बाय पुलिस. उसके बाद जो चोरी हुई थी व्हीकल वो पुलिस को मिल चुकी है. ठीक है, सी हियर नेक्स्ट. इन दिस सिचुएशन द ओनर ऑफ द व्हीकल डज नॉट हैव एनी क्लेम
over the vehicle as he has already subrogated, that is transferred the ownership of the rights of the vehicle to the insurer. अभी जो जिसकी मिस्टर ए की व्हीकल थी पुलिस को मिल चुकी है, लेकिन उसको ए को कंपनसेशन मिल चुका है, तो उसको ओनरशिप उस व्हीकल पे होने वाली है क्या? नो। ठीक है, द इंश्योरर गेट्स एवरी राइट्स टू सेल और टू स्क्रैप द सेड व्हीकल। अभी जो भी इंश्योरर होगा उसके ओनरशिप वो व्हीकल पे हो चुकी है, वो कुछ भी कर सकता है, वो व्हीकल भंगार में दे सकता है या बेच सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसकी ओनरशिप किसके पास है? अभी वो व्हीकल के इंश्योरर के पास है। ठीक है, नाउ सी नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिमिनिटी where the insured has taken out more than one policy for the same risk or subject matter. यहाँ पे क्या बोला है? I repeat once again, this principle is applicable to all contracts of indemnity. Okay, this principle, which one? Contribution. Principle of contribution is applicable to all contracts of indemnity where the insured has taken out more than one policy for the same risk. एक में जो भी रिस्क होगी, सेम रिस्क के लिए उसने एक की जगह 2 पॉलिसी निकाली, मोर देन 1 पॉलिसी, हाँ, और सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, अंडर दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड कैन क्लेम द कंपनसेशन ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल लॉस आइदर फ्रॉम वन इंश्योरर और ऑल द इंश्योरर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है? रिपीट, अंडर दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड, जिसने पॉलिसी निकाली है, कैन क्लेम द कंपनसेशन ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल लॉस। ठीक है, जो भी एक्चुअल लॉस होगा, ठीक है, आइदर फ्रॉम वन इंश्योरर और ऑल द इंश्योरर्स। इफ द वन इंश्योरर पेज फुल कंपनसेशन देन दैट इंश्योरर कैन क्लेम प्रोपोर्शनेट अमाउंट फ्रॉम अदर इंश्योरर्स फ्रॉम whom insured has taken policy। अगर उसने एक की जगह 2 जगह से पॉलिसी निकाली है तो की बात है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 6, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। सी हियर, मिटिगेशन मीन्स व्हाट? टू मिनिमाइज। मिटिगेशन मीन्स व्हाट? टू मिनिमाइज, कम करना है। वेयर द मिसहैप, अदरवाइज यू कैन से एक्सीडेंट, टेक्स प्लेस, इट इज द ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड टू टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप्स विच विल हेल्प टू मिनिमाइज द लॉस। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोला है क्लियरली कि अगर लॉस हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि लॉस कम से कम होना चाहिए, आप ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सी हियर, हाउस ऑफ मिस्टर जेठालाल इज एन फायर। ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। ठीक है, अभी जेठालाल का जो भी घर है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से जल रहा है। ठीक है, इन दिस केस मिस्टर जेठालाल कैन नॉट रिमेन पैसिव and must try his best to save his house from fire। ठीक है, अभी जेठालाल ने इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली है। ठीक है, अभी उसका घर जल रहा है तो सिर्फ वो देख सकता है कि हाँ चलो मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली है, घर जल रहा है, इट्स ओके। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। वो क्या कर देगा कि कम से कम उसका लॉस होना चाहिए, वो देखेगा, फायर ब्रिगेड बुलाएगा वगैरह वगैरह। मिस्टर जेठालाल मस्ट बी एक्टिव एंड कैन नॉट वॉच हिज हाउस बर्न। उसको एक्टिव होना पड़ेगा और सिर्फ वो देखते बैठने वाला है कि नहीं, जस्ट बिकॉज हाउस इज इंश्योर्ड। ठीक है, जो आपको मैंने अभी बोला था कि सिर्फ वो वॉच करते रहेगा कि अपने घर जल रहा है, इट्स ओके, अपनी पॉलिसी है, जो भी कंपनसेशन है मिल जाएगा। नो, इसीलिए यहाँ पे बोला है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, मीन्स जो भी लॉस होगा वो कम से कम होना चाहिए, दे हैव टू ट्राई। ओके, सी हियर नंबर 7, प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा मीन्स नियरेस्ट कॉज, जो भी नियरेस्ट कॉज होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया है प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा मीन्स व्हाट? व्हेन अ लॉस इज कॉज्ड बाय मोर देन वन कॉजेस दैट then the proximate cause of loss should be taken into consideration to decide the liability of the insurer। यहाँ पे क्लियरली दिया है कि सपोज, ठीक है, कुछ आपका लॉस होता है एक या 2 रीजन की वजह से, तो नियरेस्ट कॉज कौन सा है वो यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। से द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड अगेंस्ट some causes and not against all causes। In such a case, the proximate cause of loss is to be found। यहाँ पे क्या बोला है? The property is insured against some causes। ठीक है, the property is insured against some causes, some causes के लिए इंश्योर्ड किए, and not against all causes। all causes के लिए की क्या? नहीं। In such a case, the proximate cause of loss is to be found। If the proximate cause is the one
which is insured against the insurable company is bound to pay compensation and vice versa. ठीक है, जो भी नियरेस्ट कॉज होगा वही यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा. यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अ हाउस वॉज इंश्योर्ड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ थेफ्ट. ठीक है, हाउस वॉज इंश्योर्ड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ थेफ्ट. रिस्क ऑफ थेफ्ट, चोरी के, इसलिए यहाँ पे क्या निकाला है, इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली है अगेंस्ट द थेफ्ट. देयर वॉज थेफ्ट इन द हाउस एंड बिफोर लिविंग द हाउस वॉज सेट ऑन फायर बाय थीव्स. अभी चोरी हुई है, लेकिन चोरी करने के बाद और घर छोड़ने के पहले चोरों ने क्या किया है, वो चोरी कर ली और उसके बाद जो भी हाउस था, जो भी घर था, वो जला दिया. नाउ देयर आर टू कॉजेज ऑफ लॉस. फर्स्ट वन थेफ्ट एंड सेकंड वन फायर. दो कॉज यहाँ पे. पहला है थेफ्ट, दूसरा है फायर. एंड द नियरेस्ट कॉज ऑफ लॉस वाज फायर. नियरेस्ट कॉज कौन सा होगा यहाँ पे, फायर होगा. द हाउस वाज इंश्योर्ड अगेंस्ट थेफ्ट एंड नॉट बाय फायर. अभी यहाँ पे इंश्योर्ड कौन सा किया है, इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट कौन सी की है, अगेंस्ट थेफ्ट, नॉट बाय फायर. द इंश्योर विल नॉट गेट एनी कंपनसेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी फॉर लॉस बाय फायर. अभी लॉस बाय फायर के वजह से जो भी इंश्योरेंस कंपनी होगी उनको कंपनसेशन देने वाली क्या, नहीं, बट ही विल गेट द कंपनसेशन फॉर द प्रॉपर्टी लॉस बाय थेफ्ट. लेकिन उन्होंने कौन सा इंश्योरेंस पॉलिसी निकाला है, अबाउट थेफ्ट के वजह से. ठीक है, तो उनको क्या मिलेगा, यहाँ पे लास्ट सेंटेंस में बोला है, ही विल गेट द कंपनसेशन मिलेगा फॉर द प्रॉपर्टी लॉस बाय थेफ्ट. चोरी की वजह से जो भी उनका लॉस हुआ है उसके अगेंस्ट उनको कंपनसेशन मिल सकता है. ठीक है.